ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बेटा। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा, आज जो हम कल जो हमने बात की थी बच्चे, नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, ठीक है। जिसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स के टाइप देखे थे। उसके साथ साथ हमने न्यूरॉन्स के फंक्शन भी देखे थे कि जो 5 जो बेसिकली फंक्शन है न्यूरॉन्स के, ठीक है, उसको भी देखा था। तो आज का जो लेक्चर बच्चे नर्व इम्पल्स के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नर्व इम्पल्स के बारे में बात करते हैं बेटा। तो आज कुछ टाइम हो गया मुझे, ठीक है, देर हो गई है, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं, आपको पता है। इस वजह से देर हो जाती है। ओके, आज हम बातें हैं नर्व इम्पल्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी पीएमडीसी सिलेबस के अंदर included है, ठीक है। अगर आप एमटीकेट के सिलेबस को देखेंगे, जो एमटीकेट 2025 का ड्राफ्ट आया, अभी सिलेबस तो नहीं आया है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं भाई आज ये जो जून है, जून के एंड के अंदर आपको सिलेबस दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये नर्व इम्पल्स मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नर्व इम्पल्स एक किस्म क्या है भाई? नर्व इम्पल्स है क्या? तो इट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल that depend on the flow of ions across the membrane of neurons। बच्चे, नर्व इम्पल्स एक किस्म की इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। याद रखें कि नर्व इम्पल्स एक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं बच्चे? जो डिपेंड करते हैं फ्लो ऑफ आयंस के ऊपर, ठीक है। कि जो आयंस है मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, जो मेम्ब्रेन है भाई, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपका लेट्स सपोज मैं सिंपल वर्जन में डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका न्यूरॉन है बेटा, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्या कहते हैं बच्चे? न्यूरोलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूरोलिमा कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलिमा कहते हैं, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या, एक किस्म का सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो डिपेंड कर रहा होता है। देखो ये क्या, इसका सेल का इंटरनल एनवायरमेंट है और ये क्या, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है? बाहर की तरफ भी आयन्स होते हैं, अंदर की तरफ भी आयन होते हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ आयन अंदर आ जाते हैं और अंदर के आयन बाहर जाते हैं। तो ये जो फ्लो है बेचा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है बच्चे? जहाँ नर्व इम्पल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि जो फ्लो है बच्चे, आयंस का सेल के अंदर जाना, मतलब न्यूरॉन के अंदर आना और न्यूरॉन से बाहर जाना, उस चीज को आप कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो याद रखें, नर्व इम्पल्स एक किस्म की इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। जैसे आपके पास वायर होती है, ठीक है बच्चे, वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो आपका एक शॉक होता है, जिसको झटका कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, लेकिन वो करंट इतना ही कम होता है जो हमें फील नहीं होता। मिली एम्पेयर होता है, मिली एम्पेयर के अंदर होता है, फील नहीं होता हमें, ठीक है। लेकिन वो जो करंट है बेटा, मतलब हमें तो फील नहीं होता है, लेकिन वो जो करंट है वो अफेक्टिव होता है, ठीक है, फॉर टू ट्रांसमिट अ सिग्नल भाई। लेकिन वो करंट अफेक्टिव होता है तो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है बच्चे। ओके। तो नर्व इम्पल्स एक किस्म की इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है जो डिपेंड किसके ऊपर करती है बच्चे? फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है बेटा। ये जो सिग्नल है बच्चे, वो शुरू होते हैं जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में चेंज आता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या है? देखो, ग्रेडियंट किसको कहते हैं? आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भाई। ग्रेडियंट कहते हैं, लेट्स सपोज मैं अगर इसकी ग्रेडियंट की बात करूं कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है भाई, अगर हम कहते हैं कि भाई ग्रेडियंट मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी भी समथिंग डिवाइड बाय, फिजिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करें तो ग्रेडियंट होता है। अब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? देखो मैं समझाऊं आपके पास। लेट्स सपोज ये आपकी न्यूरॉन, ये क्या मेम्ब्रेन है, न्यूरोलिमा है, ठीक है। ये इसका आउटर है और ये इनर पोर्शन है, ठीक है, अंदर की तरह। तो बाहर भी आयंस होते हैं, अंदर भी आयंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर के आयन और अंदर के आयन होते हैं, इनकी जो ग्रेडियंट, इनको हम क्या कहते हैं? इनकी जो कंसंट्रेशन होती है बाहर की और इंटरनल की, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो सिग्नल है वो कब शुरू होगा? जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा। बस मसलन जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पर आयन कम है, बाहर की तरह आयन कम है और अंदर की तरह आयन ज्यादा है, ठीक है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होगा, ठीक है बेटा। अब किस तरह से भाई जनरेट होता है और ट्रांसमिट होता है नर्व इम्पल्स? अब हम बात करते हैं भाई किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं नर्व इम्पल्स को। तो याद रखें, जितने भी लिविंग सेल है बच्चे, उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस होती है अक्रॉस देयर न्यूरोलिमा। याद रखें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसकी जो मेमोरी लेस हो, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरोलिमा कहते हैं। तो याद रखें, अगर बाहर की तरह लेस हो, अगर मैं बात करता हूँ बाहर की तरह अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो अंदर की तरफ नेगेटिव होगी मेमोरी हमारी, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होगा? चार्ज डिफरेंस होगा, जरूरी होगा, ठीक है। याद रखें कि कोई भी लिविंग सेल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज डिफरेंस वो जरूर होगा न्यूरोलिमा के बाहर, न्यूरोलिमा के अक्रॉस, ठीक है। कि अगर बाहर की तरह न्यूरोलिमा पॉजिटिव है तो अंदर की तरह नेगेटिव है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब जाहिर सी बात, जब बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की नेगेटिव, तो इनके अंदर क्या होगा? तो डिफरेंस चार्ज की वजह से
ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक किस्म का इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देते हैं जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मेम्ब्रेन है आपके न्यूरोलिमा, ठीक है, और बाहर की तरह अगर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरह नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है। क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है इससे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसको भाई याद रखें, अब ये जो मेम्ब्रेन वोल्टेज जो है हमारे पास, ठीक है, अब इस वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं बाय मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो द वोल्टेज मेजर अक्रॉस द न्यूरोलिमा इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, एक वर्ड है आपके पास बेटा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है लेस, ये आपके पास न्यूरोलिमा है, ठीक है। अब न्यूरोलिमा की बाहर की तरफ पॉजिटिव होती है, अंदर की तरफ नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर आप ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं, ठीक है बेटा, कि अगर वोल्टेज को आप मेजर करें अक्रॉस द न्यूरोलिमा, भाई न्यूरोलिमा के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है, उस चीज को आप कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी न्यूरोलिमा है बेटा, आप उस न्यूरोलिमा के अक्रॉस कितना वोल्टेज मौजूद है उसको मेजर करने के लिए उसको आप क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। डायर इम्पल्स बच्चे एक किस्म की याद रखें इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है। याद रखें ये क्या है, एक किस्म की इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांस, मतलब इलेक्ट्रिकल भी प्लस में केमिकल ट्रांसमिशन होती है। मैसेज की किसके जरिए होती है, न्यूरॉन्स के जरिए होती है, ठीक है। ये ट्रेवल होते हैं, ये ट्रेवल थ्रू डेंड्राइट्स, मैंने आपको बताया ये किससे कैसे ट्रेवल होते हैं, डेंड्राइट से फिर जाते हैं, और या जिसको आप एक्सोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज होते हैं प्रोटीन गेट चैनल न्यूरोलिमा के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, कुछ गेट होते हैं इस तरह से। अगर ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोटीन के गेट लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की है या डिस्कस किया है, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे पास जो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन मौजूद होती है उसी तरह इससे यहाँ पर होता है। अब चैनल ओपन होता है और क्लोज होता है रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। याद रखें कि जब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आता है तो जो हमारे चैनल होते हैं बच्चे वो खुल जाते हैं या चैनल बंद हो जाते हैं। न्यूरोलिमा पोलराइज्ड होते हैं, न्यूरोलिमा क्या बच्चे, पोलराइज्ड होती है और एंड फॉर्म इनसाइड नेगेटिव चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूरॉन। देखो अगर मैं इस वर्ड को समझाऊं कि पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन है न्यूरोलिमा, ठीक है, समझ ले ये इनसाइड है, ठीक है बेटा, ये आपका इनसाइड है और ये आपका आउटसाइड है, ठीक है, न्यूरोलिमा का बाहर की साइड है। बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ क्या होती है बच्चे, जो हमारे पर न्यूरोलिमा पॉजिटिव होती है, तो क्यों होती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होती है, क्या कह रहे हो, ओके, तो भाई देखो बाहर की तरह आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, इस तरह से बाहर क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ओके, मैं कुछ 3-4 बना रहा हूँ, ओके, और अंदर की तरह क्या होती है बच्चे, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये जो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव है, तो इस वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज का मतलब होता है कि जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड है उतनी ही नंबर जो हमारे पास क्या चार्ज है इनसाइड नेगेटिव, ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी है पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की वो इक्वल होती है, तो इस वजह से हम उस वर्ड को कहते हैं पोलराइज्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये पोलराइज्ड है बच्चे, वो डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन आयन के ऊपर। भाई अगर आप कहते साथ बाहर की तरह बाहर है जो मेम्ब्रेन न्यूरोलिमा उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये डिपेंड करती है आयन्स के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई वो कौन से आयन्स हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की पोलराइज को डिपेंड कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, अब आयन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैंने बताया था कि पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि इंट्रासेलुलर मेजर पॉजिटिव आयन आर पोटेशियम एंड सोडियम आर मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। ये देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके न्यूरोलिमा है कि यहाँ पर बाहर की साइड क्या होता है आपके पास सोडियम पॉजिटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, आपकी सोडियम पॉजिटिव आयन, मतलब बाहर की तरह आपके पास सोडियम आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होते हैं, ठीक है, ओके बेटा। और अंदर की तरह बच्चे आपके पास क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ठीक है, अंदर की तरह क्या होते हैं बच्चे, पोटेशियम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको याद हो। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चार्ज आती है, पोलराइज क्यों होता है, पोलराइज इस वजह से होता है क्योंकि भाई बाहर की तरह क्या होता है सोडियम पॉजिटिव होता है और अंदर की तरह क्या होता है पोटेशियम पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना है कि मैंने बताया कि इंट्रासेलुलर क्या होता है, ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं जैसे कि पोटेशियम होते हैं, ठीक है, और अंदर बाहर की तरह क्या होता है ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर जो आयन होते हैं वो सोडियम होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज 30 टाइम्स ग्रेटर देन इनसाइड द फ्लूइड। याद रखें कि जो पोटेशियम है बेटा, या ये बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है, बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ये, ठीक है, आपके पास, ओके। तो इसको मैं रेज कर लेता हूं,
ओके बेटा, तो मैं सिंपल वर्जन आपको डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास बेटा, ये आपके पास न्यूरोलिमा है, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या है बेटा, न्यूरोलिमा है, ठीक है। ओके, अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, ये बता रहे कि जो बाहर की तरह देखो, बाहर में बना रहा सोडियम, तो ये आपके पास बचे सोडियम, ठीक है, Na+, ठीक है। तो बाहर की तरह क्या बचे, मेम्ब्रेन के बाहर आपके पास सोडियम है, ठीक है। ये माउस नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसको। तो बाहर की तरह सोडियम होते हैं, ठीक है। और अंदर की तरह बचे क्या है, अंदर की तरह मैं आपको बना रहा हूँ इस ग्रीन कलर से। तो अंदर की तरह बचे होते हैं आपके पोटेशियम, ठीक है, इस तरह से पोटेशियम, ठीक है। तो अंदर की तरफ पोटेशियम होता है, बाहर की तरफ क्या होता है बच्चे, सोडियम आयन होते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन है क्या है कि जो सोडियम है वो क्या है, बाहर है मौजूद होते हैं, और जो कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की वो 30 टाइम ग्रेटर होती है इनसाइड द फ्लूइड। लाइक पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो 30 गुना बना 30 टाइम्स ज्यादा होती है जो इनसाइड फ्लूइड मौजूद है। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस पॉइंट को हाईलाइट करें कि जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो 30 टाइम ज्यादा है इनसाइड द फ्लूइड देन आउटसाइड। याद रखें कि जो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो 30 गुना ज्यादा होती है जो अंदर का जो फ्लूइड है उससे, ठीक है। और जो बाहर का देन आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से कंसंट्रेशन सोडियम में तकरीबन वो 10 टाइम्स ग्रेटर होती है बाहर की तरफ देन इनसाइड फ्लूइड, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें भाई, पोटेशियम की 30 टाइम ज्यादा होती है इनसाइड द फ्लूइड्स, अंदर जो फ्लूइड है उसके फ्लूइड से लिहाज से जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन देखी जाए वो 30 गुना ज्यादा होती है। और सोडियम की कंसंट्रेशन बचे 10 गुना ज्यादा होती है अगर बाहर वाले फ्लूइड को देखा जाए, ठीक है बेटा। तो इस चीज क्लियर, ओके। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बच्चे वो क्यों होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से होती है पहले सोडियम पोटेशियम पंप। अब क्या होते हैं कि इसमें सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम। अब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ये क्या यूज करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम बेटा है वो क्या होता है, आउट ऑफ द सेल, भाई सोडियम जो है हमारे पास ये है, ये क्या होता है, सेल के बाहर होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। सोडियम जो है बच्चे वो सेल से बाहर होता है, पोटेशियम सेल से अंदर होता है। ये जो चैनल होते हैं बच्चे मेम्ब्रेन के अंदर वो खास स्पेसिफिक होते हैं किसी आयंस के लिए, याद रखें। यहाँ पर हमारे पास चैनल होते हैं इस तरह से, लेट्स सपोज ये हमारे पास मेम्ब्रेन न्यूरोलिमा है, तो इस तरह से ये चैनल लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास चैनल है, ठीक है, इस तरह से चैनल होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको चैनल बना के दिखा रहा हूँ, इस एक मैं रेड कलर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी, और लेट्स सपोज मेरा ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चैनल होते हैं, ठीक है। अब चैनल क्या होते हैं बच्चे, स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि चैनल जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर वो स्पेसिफिक होते हैं किसी आयंस के लिए, ठीक है। और वो एक ही किस्म के आयन को अलाउ करेंगे और दूसरे आयन को वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही आयन को, ऐसा अगर ये वो चैनल है जो सिर्फ पोटेशियम, ये एक ऐसा चैनल है जो क्या करता है बच्चे, ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ पोटेशियम को बाहर तो पंप आउट करता है लेकिन सोडियम को अंदर पंप नहीं करता है, ठीक है। और ये एक ऐसा चैनल है जो क्या करता है, ये भी ऐसा होगा, ये पोटेशियम को क्या करेगा, पंप करेगा आउटसाइड द न्यूरोलिमा, लेकिन ये सोडियम को अलाउ नहीं करेगा। ये एक ऐसा पाइप है जो क्या करता है, सोडियम को अंदर ले आता है, ठीक है, लेकिन ये पोटेशियम को बाहर नहीं निकालता। तो मतलब एक जो चैनल होते हैं इसके अंदर जो चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किसी आयंस के लिए, और दूसरे जो आयंस होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर ऐसा क्यों, आपने अभी एक क्वेश्चन आपने बताया कि जो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की और पोटेशियम की वो बराबर होती है, ठीक है, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, ठीक है। तो आपने कहा सर सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव प्लस चार्ज होती है, ठीक है, और पोटेशियम के अंदर भी प्लस चार्ज होती है, ठीक है। अगर सर प्लस दोनों के ऊपर चार्ज है, अगर दोनों के ऊपर चार्ज है तो फिर डिफरेंस क्यों आता है भाई, जो हमारे पास फिर पोलरिटी क्यों, मतलब ये डीपोलराइज क्यों होती है, ठीक, इसका क्या रीजन भाई। हमारे पास अगर आप कह रहे हैं दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आनी चाहिए, ठीक है, मतलब हमारे पास दोनों के ऊपर पोलराइज क्यों हो रहे, फिर पोलराइज क्यों हो रहे, अगर मतलब बाहर भी पॉजिटिव अंदर भी पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव आयन तो है, क्योंकि इनसाइड क्या होते हैं बच्चे, कुछ नेगेटिव आयन होते हैं, इनसाइड क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव आयन होते हैं जो न्यूरोलिमा के अंदर, जैसे क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, और कुछ प्रोटीन है, याद रखिए कुछ ऐसे प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन। बेटा आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के अंदर लपटी होती है उसको, वो उसके ऊपर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोटीन है, कुछ क्लोराइड आयन है, फॉस्फेट एंड सल्फेट है, जो क्या करते हैं बच्चे, जो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड से, इस वजह से जो, और वो याद रखें सेल से बाहर नहीं डिफ्यूज होते, ये पॉइंट याद रखें, वो सेल से बाहर डिफ्यूज नहीं होते, और इस वजह से जो अंदर की तरह जो हमारे पास होते हैं बच्चे वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है, और बाहर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि इस
क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट की वजह से जो अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है और बाहर की तरह से, ठीक है बेटा। और ये कभी भी डिफ्यूज नहीं होते बाहर। ओके ओके। तो अब हम बात करें, तो ये तो हमने देखा बेटा हमारे पास जो थी मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब देखो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होता है, 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टडी की हो तो नर्व इम्पल्स की वजह 3 स्टेप होता है। कौन कौन से स्टेप है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इसको मैं स्टॉप कर दो। ओके बेटा, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है बेटा, नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करने के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। मतलब वो 3 स्टेप्स के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। तकरीबन 3 स्टेप होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी बुक के अंदर 4 स्टेप भी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये जो आप बुक के अंदर है उसके लिहाज से आपको बताऊंगा। एक होता है बच्चे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्टेशन। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्टेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में आरएमपी कहते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्टेशन का मतलब होता है रेस्ट, मतलब होता है, मतलब अगर कोई हम कहते हैं रेस्ट, रेस्ट का मतलब काम न करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेस्टिंग, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्टेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो न्यूरोल्यूमा या मेम्ब्रेन है बच्चे न्यूरॉन्स की, वो रेस्ट में है, वो काम ना कर रही है, वो उससे सिग्नल पास ना हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं मिसाल लेता हूँ, लेट्स सपोज आपका कोई भी एक टाइप, जैसे कि आपका अब कौन सा काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आपका टेस्ट, आपका जो जबान है, अब जबान टेस्ट रिसेप्टर, क्योंकि आप अब कुछ खा नहीं रही, ठीक है। जब आप खा नहीं रहे तो आपके जो टेस्ट रिसेप्टर वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी ये जो क्या हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोर्टेशन हो रहा है। अब मैं क्या करूं, आपकी जो जबान है उसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगाऊं, आपको जो होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसको लगाकर मैं देखूंगा तो मुझे वोल्टेज मिलेगा, मुझे एक वोल्टेज मिलेगा। और वो वोल्टेज कितना होता है वो मैं आगे जाकर बताऊंगा, -70 मिलीवोल्ट होता है, -70 मिलीवोल्ट मिलेगा मुझे वोल्टेज, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम कंडीशन देखते हैं कि जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है तो फिर क्या कंडीशन होती है, ठीक है। क्या पोटेशियम इनसाइड ज्यादा होते हैं या सोडियम बाहर साइड ज्यादा होता है, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो रेस्टिंग नर्व सेल वो कंडीशन होती है जहां पर हमारे पास जो बच्चा नर्व है, जो नर्व इम्पल्स है वो सेंड ना किया जाए, ठीक है, मतलब स्टिमुलेट ना किया जाए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो सिर्फ हमारे पास स्लाइटली परमिएबल होती है जो आयंस के लिए, ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड जो स्टेबलिश करने के लिए, ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है एक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, और उसको मेजर किया जाता है मिली वॉल्स के अंदर, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वैल्यू होती है -70 मिलीवॉट, ये बहुत एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, -70 मिलीवॉट होती है, ठीक है। माइनस जो है वजह वो क्यों यूज करते हैं, इस वजह से यूज करते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो रिलेटेड होती है इनसाइड एक्सिस ऑफ नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव चार्ज हम मतलब नेगेटिव साइन शो करती है कि भाई अंदर की तरह न्यूरोलिमा के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा नेगेटिव आयन होते हैं, इस वजह से हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। न्यूरॉन जब एक्साइटेबल होते हैं, न्यूरॉन्स जो जब एक्साइटेबल होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो रेस्पॉन्स करते हैं किसी भी चेंज को, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जब एक्साइटेबल होते हैं तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, किसी भी चेंज को रेस्पॉन्स कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है। अगर वो चेंज या स्टिमुला है, भाई मैंने बताया ये चेंज का मतलब होता है स्टिमुला, ठीक है। चेंज या स्टिमुला बात एक ही होती है। चेंज या स्टिमुला जो अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है, अगर कोई चेंज या स्टिमुला अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इफेक्ट करता है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी बच्चे हमारे पास वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। याद रखिए, अगर वो चेंज आया या कोई स्टिमुलस है, ठीक है, कोई भी चेंज या कोई स्टिमुला आया है, अगर वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी बच्चे ज्यादातर हमारे पास क्या होगी, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है देन रेस्टिंग पोटेंशियल से। याद रखें कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है या मेम्ब्रेन है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है उसके रेस्टिंग पोटेंशियल से, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड, ठीक है। अब बेटा हाइपर पोलराइज्ड का मतलब होता है, अगर मैं दोबारा इसको रिपीट करूं, ठीक है, हाइपर पोलराइज्ड का मतलब होता है अगर मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर हमारे पास जो मेम्ब्रेन है जो अगर लेट्स सपोज कोई भी चेंज आया, ठीक है, या कोई भी स्टिमुला है, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चे, कोई भी चेंज आया स्टिमुला वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसको, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये इसकी डेफिनेशन है कि इसको डिफाइन करा है कि हाइपरपोलराइज्ड कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, भाई अगर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है किसे, रेस्ट पोटेंशियल से, रेस्टिंग पोटेंशियल। भाई अगर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्जेस है पोटेंशियल है उसके ऊपर, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल जैसे -70 मिलीवोल्ट से, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, अगर मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, जब उसको स्टिमुलस की मिला और तो उसने क्या किया कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं वो मेम्ब्रेन क्या हो गया, हाइपर पोलराइज्ड हो गई, ठीक है। हाइपर पोलराइज्ड का मतलब होता है कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, भाई मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए रेस्टिंग पोटेंशियल से, तो उसी कंडीशन को हम हाइपर पोलराइज्ड कहते हैं। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो रेस्टिंग पोटेंशियल से तो मेम्ब्रेन को कहते हैं डीपोलराइज्ड। तो दो वर्ड याद रखिए, एक होता है डीपोलराइज्ड, दूसरा होता है हाइपर पोलराइज्ड।
डीपोलराइज किसे कहते हैं कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाए, बच्चा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना -70 मिलीवॉट से, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर रेस्टिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरपोलराइज। और अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाती है बच्चे रेस्टिंग पोटेंशियल से, वो कंडीशन कहलाती है डीपोलराइजेशन। और याद रखिए कि जो सफिशिएंट, अब आप बताएं कि भाई अक्षर पोटेंशियल किस में जनरेट होगा, हाइपरपोलराइज में, डीपोलराइजेशन। तो कहते हैं कि सफिशिएंट डीपोलराइजेशन रिजल्ट इन एक्शन पोटेंशियल। याद रखें कि एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास वो हमेशा डीपोलराइजेशन में कैरी होता है, कभी भी हाइपरपोलराइज में नहीं होगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल मतलब जो अगर न्यूरॉन मैसेज सेंड करेगा, वो भेजेगा आगे, तो वो सिर्फ एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब क्या होगा, डीपोलराइज होगा। अब डीपोलराइज का मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल है वो अगर कम नेगेटिव है किससे, रेस्टिंग पोटेंशियल, तो तब हमारे पास ये एक्शन ट्रांसफर होगा। ओके बेटा। तो हमें एक चीज पता है भाई, जो मेम्ब्रेन अगर रेस्ट में होती है तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम की जो आयन होते हैं वो ज्यादा होते हैं सेल के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, इस वजह से होकर जो नेट मूवमेंट होती है बच्चे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, ठीक है, वो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम की वो बनाई जाती है बाय द इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन। बाहर की तरह केटाइन की ज्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से रिलेटिवली जो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं सेल के अंदर बच्चे वो सेल मेम्ब्रेन के बीइंग काम करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा परमिएबल होते हैं पोटेशियम आयन से, जो मूवमेंट सोडियम आयन से, ठीक है, परमिएबल, ठीक है। न्यूरॉन्स के अंदर जो पोटेशियम आयन होते हैं बच्चे वो मेंटेन किया जाता है हाई कंसंट्रेशन पर होता है। न्यूरॉन्स के अंदर जो पोटेशियम की आयन होती है वो ज्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, विद इन द सेल। तो याद रखें कि पोटेशियम की जो आयन है वो ज्यादा कंसंट्रेशन पर होते हैं सेल के अंदर, देन सोडियम आयन मेंटेन किया जाता है हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। भाई ये सेल है, बाहर की तरह सोडियम ज्यादा होंगे और अंदर की तरह पोटेशियम ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल होगा। हमें पता है आपके पास दो दरवाजे होते हैं, ठीक है, ये न्यूरोलिमा, तो यहाँ पर अगर ये पोटेशियम के दरवाजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम के दरवाजे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दरवाजे से पोटेशियम आ रहा है, ठीक है, सॉरी सोडियम आ रहा है तो उसी दरवाजे से पोटेशियम बाहर जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर एक दरवाजे से सोडियम आ रहा है तो दूसरा दरवाजा होगा जिससे पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंट के जो लीकेज होते हैं चैनल मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, दो कैटायन को डिफ्यूज करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये एक पैराग्राफ है, इसको आप रीड करें अच्छे से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको रीड कराता हूँ कि जब न्यूरॉन हमारे पास ज्यादा, देखो however the neuron have far more potassium leakage channel than sodium leakage, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ज्यादा पूछते हैं कि जो पोटेशियम की दरवाजे है बेटे, अगर मैं इस तरह से आपको बनाऊं, ये आपके पास न्यूरोलिमा है, ठीक है, अगर ये आपके पास पोटेशियम की लर से, ये आपके सोडियम एक, ठीक है, यहाँ पर में दो, ठीक है, और ये आपके पास तीन है, ठीक, इस तरह से। तो ये आपके पास बच्चे पोटेशियम के ही दरवाजे, ठीक है, लीकेज इसको कहते हैं, और ये स्क्रीन से मैं बना रहा हूँ सोडियम के, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे सोडियम के, इस तरह से बच्चे क्या है आपके सोडियम के दरवाजे, ठीक है। ओके, दो बना लेते हैं, ये तीन है। तो याद रखिए कि पोटेशियम के जो चैनल होते हैं बेटा, ये क्या है, पोटेशियम बाहर जाएगा, तो पोटेशियम के चैनल क्या होता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सोडियम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोटेशियम के लीकेज चैनल होते हैं वो ज्यादा होते हैं सोडियम लीकेज चैनल से, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम बेचा है वो ज्यादा डिफ्यूज आउट होता है न्यूरोलमा से ज्यादा रेट से एज कम्पेयर टू द सोडियम। अब इसका रीजन आपको पता है क्यों ऐसा क्यों होता है कि पोटेशियम ज्यादा डिफ्यूज होता है सोडियम से। इसका रीजन ये कि पोटेशियम के जो दरवाजे हैं वो ज्यादा होते हैं सोडियम से, ठीक है। इस वजह से कि पोटेशियम की जो रेट है वो ज्यादा होती है सोडियम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा लेते हैं, ठीक है। अक्सर एमसीक्यू पूछते हैं कि भाई विच वन आर द फॉलोइंग हैज मोर लीकेज, सोडियम पोटेशियम। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोटेशियम। पोटेशियम के ज्यादा लीकेज होते हैं, इस वजह से पोटेशियम ज्यादा डिफ्यूज होता है एज कम्पेयर टू सोडियम से। क्योंकि भाई ज्यादा जो केटायन होते हैं बच्चे वो लीव करते हैं सेल से देन एंटरिंग दिस। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ज्यादा जो केटायन मतलब जो केटायन किसे कहते हैं बेटा, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो ज्यादातर जो केटायन जो होते हैं वो क्या कहते हैं सेल से बाहर जा रहे होते हैं एंटरिंग होने से, ठीक, मतलब इतने इंटर भी नहीं होते उतने बाहर जा रहे होते हैं। इस वजह से जो सेल होते हैं बच्चे अंदर की तरह क्या होते हैं नेगेटिव हो जाता है रिलेटेड टू द आउटसाइड न्यूरोलिमा, ठीक है। एक्शन पोटेशियल जो होता है सोडियम पोटेशियम बच्चे पंप हेल्प करता है जो रेस्टिंग पोटेशियल को, और इस वजह से अब ये एक इंपॉर्टेंट के रिकॉल करें कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है बच्चे, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि दो पोटेशियम आयन को इनटू द सेल, ठीक है, दो पोटेशियम को दो सेल के अंदर होते हैं, वाइल रिमूविंग 3 सोडियम आयन पर एटम, और 3 सोडियम आयन को क्या करता है रिमूव करता है एटीपी कंज्यूम करके, मतलब 2 सोडियम को अंदर ले आता है, सॉरी 2 पोटेशियम के इनटू द सेल होता है, और जो रिमूव करता है 3 सोडियम आयन को पर एटीपी 3 पोटेशियम को
सॉरी 3 सोडियम को रिमूव करता है एटीपी कंज्यूम होने के। एज मोर केटाइन आर एक्सप्लेड फ्रॉम द सेल, और उसको टेकिंग किया जाता है इनसाइड द सेल रिमेन नेगेटिव चार्ज रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा फ्लूइड। इट शुड बी नोटेड, ये नोट करना कि जो क्लोराइड आयन होते हैं बच्चे वो जमे हो जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। इस वजह से जो रिपेल होते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से और साइटोप्लाज्म। हमें इसको आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो। तो ये रही आपके पास बच्चे फास्फोलिपिड बाइल है, ये न्यूरोलिमा आपकी, ठीक है। इस तरह से ये मेम्ब्रेन सेम ही है जैसे सेल प्लाज्म, तो ये आपके मेम्ब्रेन न्यूरोलिमा, और अंदर की तरफ बच्चे ये क्या आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को किसी वोल्टेज के साथ या किसी एमीटर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये मुझे रीडिंग देगा। रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि सोडियम ज्यादा होते हैं, ठीक है, सोडियम बाहर होते हैं, और क्या होते हैं पोटेशियम अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये चैनल है, ये चैनल किसका बचे, प्रोटीन, ये चैनल है सोडियम का, तो ये सिर्फ क्या करेगा, सोडियम को इन करेगा। और ये चैनल क्या है बचे, ये चैनल पोटेशियम का है, ठीक है, इस तरह से। और ये सोडियम का चैनल है, ठीक है। तो याद रखें कि सोडियम ज्यादा होते हैं बाहर की तरफ और पोटेशियम अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वोल्टेज मिला हमें -70 मिली वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या होते हैं लाइक के पोटेशियम जो है बच्चे, वो मैंने बताया कि पोटेशियम के जो चैनल होते हैं वो ज्यादा होते हैं सोडियम से, इस वजह से जो पोटेशियम है वो क्या जाएगा, डिफ्यूज होगा बाहर। तो आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है वो क्या जा रहा है बच्चे, बाहर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से पोटेशियम क्या करेगा, बाहर जाएगा, ठीक है बेटा। सो एज रेस्टिंग पोटेशियम जितने भी वोल्टेज होते हैं गेटेड सोडियम चैनल की, और ज्यादातर जो वोल्टेज पोटेशियम चैनल के वो क्लोज होते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर जो होते हैं पंप करते हैं आयन को थ्रू द सेल, ठीक है। तो ये तो मैंने रेस्टिंग पोटेशियम मेम्ब्रेन के बारे में बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम को पढ़ने के बाद अब आते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम, ठीक है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम मतलब ऐसा, अगर आपका जो न्यूरॉन है अगर उसको आप स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स अगर मैंने आपके जो न्यूरॉन ले दिया आपकी टंग, ठीक है, आपकी टंग आप कुछ खा नहीं रहे थे, तब मैंने इलेक्ट्रोड लगाया तो मुझे जो वोल्टेज दिया बच्चे वो था -70 मिली वोल्ट, ठीक है, मुझे मिला। लेकिन अगर आप क्या करें बच्चे, अगर आप क्या करें किस इलेक्ट्रोड लगाकर फिर चेक करें तो आपका जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। सो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेशियम बच्चा क्या है, जिसको हम एएमपी कहते हैं, कि एक्शन पोटेशियम बच्चे ट्रिगर होता है जब कोई भी स्टिमुलस होता है, ठीक है। कि जब हम एक्शन पोटेशियम बेटा क्या होता है, ट्रिगर होता है जब हम किसी भी स्टिमुलस देते हैं और रिसीव होता है बाय द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जब कोई भी स्टिमुलस रिसीव करता है या कोई भी स्टिमुलस रिसीव करता है तो वो क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम के चैनल खुल जाते हैं, पहले याद रखें सोडियम के चैनल खुलेंगे और सोडियम क्या होगा बच्चे, सोडियम बाहर है तो अंदर आना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, भाई जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन पोटेशियम है बच्चे वो क्या होगा, रेस्टिंग वैल्यू से डीपोलराइज होती जाएगी और वो बिकम पॉजिटिव हो जाएगी अंदर की तरह मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो एक्शन पोटेशियल होगा बच्चे तकरीबन वो पहुंच जाएगा 40 मिलीवोल्ट से, ठीक है। और जो उसके बाद गेट जो सोडियम के वो बंद हो जाते हैं और पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो ये समझ में नहीं आया था मुझे बताया। तो लेट्स सपोज ये आपके पास न्यूरोलिमा है बेटा, ठीक है। तो बाहर आपके पास बच्चे के ये क्या है, ठीक है। तो ये आपके एन सोडियम है, मैं एन नहीं लिख रहा हूँ, ये एन है सोडियम है, ठीक है। तो बेटा बाहर क्या है मुझे, सोडियम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये होगा कि जो सोडियम के चैनल है बेटा, ये सोडियम के गेट है, ठीक है। तो पहले क्या होगा बेटा, सोडियम के गेट खुलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आपको पता है बाहर की तरह अंदर क्या वजह नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये अंदर है, और बाहर क्या वजह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। और हमें पता जो ये आर है, जब रेस्टिंग मेमोरी पोटेशियम में देखो हमारे पास जो वोल्टेज कितना बच्चे, वोल्टेज में हमारे पास 17 मिली वोल्ट है, कितना बेटा 70। आपने रेस्टिंग मेमोरी जब अगर न्यूरॉन को हमने स्टिमुलेट नहीं किया था, ठीक है, तो कितना था 70 मिली वोल्ट था, ठीक है। जब न्यूरॉन अनस्टिमुलेट था, जब न्यूरॉन अनस्टिमुलेट था, जैसे कि ये हमारा मसलन ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड मतलब इसको हमने स्टिमुलेट नहीं किया। तो जब स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो सोडियम की कंसर्न, सोडियम ज्यादा, सोडियम बाहर होंगे और पोटेशियम अंदर होंगे। ओवरऑल जो चार्ज होती है बच्चे वो कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट हो, तो माइनस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अंदर क्या होती है तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है बेटा। तो अब जाहिर सी बात है पहले क्या होगा, सोडियम की चैनल खुलेंगे। अब याद रखिए ऐसा नहीं कि सोडियम के चैनल खुले पोटेशियम के, ऐसे दोनों नहीं खुलेंगे। जब सोडियम के चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम के बंद होंगे। तो अब क्या होगा, सोडियम अंदर आना शुरू होगा, क्या होगा बेटा, सोडियम अंदर आना शुरू होगा, ठीक है।
जब सोडियम अंदर आना शुरू होगा तो भाई सोडियम की बाहर से कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अंदर ज्यादा होती जाएगी। तो जब अंदर आने लगेगा तो क्या होगा भाई, अंदर की जानब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनने, क्यों, सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। तो अंदर क्या करेगा, सोडियम ज्यादा आने की वजह से अंदर की तरह क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, और बाहर क्या होती है, बाहर नेगेटिव हो जाती है। तो ये -70 से भाई सोडियम कितना आएगा अंदर, -70 से -50, ये तकरीबन +50, तो ये तकरीबन +50 मिलीवॉट होता है। तब ये हमारे पास क्या होता है, ये जब भी +50 मिलीवॉट तक क्या होता है, सोडियम आता रहता है। जब +50 मिलीवॉट आ जाता है तो क्या होता है, सोडियम के गेट बंद हो जाते हैं। अब जब सोडियम के गेट बंद होते हैं तो फिर क्या होता है, पोटेशियम के गेट खुल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगी, अंदर पॉजिटिव थी तो अब क्या होगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और अंदर फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है डीपोलराइजेशन। ये कंडीशन क्या है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर चार्ज रिवर्स हो जाए, पहले अंदर नेगेटिव थी, बाहर पॉजिटिव थी, सोडियम आए अंदर गए तो क्या हुआ, बाहर की नेगेटिव होगी, अंदर से पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा, जब 50 मिलीवॉट से जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चे, फिर ये होगा कि सोडियम के गेट बंद हो जाते हैं, फिर पोटेशियम गेट शुरू हो गए, खुल जाएंगे। तो जब पोटेशियम के गेट खुलेंगे तो पोटेशियम क्या होगा, बाहर शुरू जाने लगेगा। अब पोटेशियम के ऊपर कौन सी चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव अंदर से क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये कब कितनी तक जाते जाएंगे, ये तकरीबन आ जाएंगे -70 मिलीवॉट, और फिर हमारे पास ये चार्ज दोबारा क्या हो गया, रिवर्स हो जाए, चार्ज क्या हो जाती है, दोबारा रिवर्स हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं, मैं रीड करवा देता हूँ। तो मैंने बताया कि जो शुरू करते हैं कि जो एक्शन पोटेशियम बच्चे ट्रिगर होता है किसी भी स्टिमुलस से, ठीक है, या न्यूरॉन से, और सोडियम के चैनल खुल जाते हैं, और सोडियम बच्चे जो है हमारे पास सेल के अंदर आ जाता है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चे, कि कितना इंटेंसिटी का स्टिमुलस आया है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेशियम बच्चे चेंज होती है रेस्टिंग वैल्यू से, और फिर वो दोबारा क्या होती है, डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज का मतलब होता है चार्ज रिवर्स हो जाता है। पहले अगर नेगेटिव थी अंदर, बाहर पॉजिटिव थी, तो पहले क्या, फिर क्या हो जाएगी, पहले देखो नेगेटिव थी और बाहर पॉजिटिव थी, चार्ज रिवर्स हो जाएगी, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर तरफ नेगेटिव हो जाएगी, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ज्यादा पॉजिटिव अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो हमारा पोटेशियम कितना होगा, +50 होता है। पोटेशियम सोडियम कितनी तक, सोडियम जो आते रहेंगे 50 मिलीवॉट तक। ठीक है, उसके बाद जो सोडियम की चैनल बंद सोडियम के चैनल बंद हो जाएगी, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, उसके बाद पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, और पोटेशियम तकरीबन जो जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज एक दो बार वो क्या करेगा, रीपोलराइज करेगा, और रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट यूजुअली टेक फ्रॉम टेज। और इसको देखो, अब इसको दोबारा देखो, ये क्या था, मेम्ब्रेन को दोबारा लेयर सपोज आपके पास ये मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ देखो, पहले मैं बताता हूँ, पहले ये क्या थी, बाहर की तरफ नेगेटिव थी। ठीक है, और अंदर की तरफ पॉजिटिव थी, सॉरी बाहर की तरफ पॉजिटिव थी, अंदर नेगेटिव। तो इस कंडीशन कहते हैं रीपोलराइजेशन, या सिर्फ पोलराइजेशन कहते हैं। जब सोडियम अंदर आते हैं, ठीक है, और सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाते हैं। ठीक है, जब सोडियम अंदर आते हैं तो अंदर की तरह क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव हो जाती है, और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाती है। जब पोटेशियम बाहर जाते हैं तो दोबारा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और अंदर की तरह नेगेटिव हो जाती है। तो वो टाइम जो क्या हो, किसी भी मेम्ब्रेन को दोबारा रीपोलराइजेशन में लगे कि वो दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आ जाए, वो टाइम होता है बच्चे 10 to 30 मिली सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चे, 10 to 30 मिली सेकेंड होता है, जो किसी मेम्ब्रेन को चाहिए ताकि वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में वापस आए, तो वो तकरीबन 10 to 30 मिली सेकेंड होता है। और यही एमसीक्यूज पूछते हैं, बावजूद आपका अम्बिगेट में होते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चे, अगर देखो एक दो किस्म की स्टिमुलस है, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। ठीक है, आप फिजिक्स के अंदर बताते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब ये क्या चीज होती है देखो, अगर कोई भी स्टिमुलस अगर वो प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेशियम को न्यूरॉन्स के अंदर, तो वो कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब है अगर कोई भी हमारे पास स्टिमुलस, ठीक है, अगर वो कोई भी स्टिमुलस अगर वो किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेशियम को जनरेट करा है। ठीक है, अगर कोई भी स्टिमुलस न्यूरॉन्स के अंदर अगर एक्शन पोटेशियम को जनरेट करा है तो वो हमारे पास कहलाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या कहलाता है हमारे पास, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, अगर कोई स्टिमुलस अगर वो एक्साइट नहीं करता किसी भी न्यूरॉन्स को, वो नाकाबिल रह जाता है, फेल हो जाता है, तो उस चीज को कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो दो तरह के स्टिमुलस है, एक वो स्टिमुलस जो कि अगर एक्शन पोटेशियम को जनरेट करे तो उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर क्या करे, कोई भी स्टिमुलस, एक ऐसा स्टिमुलस जो कि अगर किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेशियम को जनरेट करे वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। और
एक ऐसा स्टिमुलस जो कि अगर किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर वो नाकाबिल हो, ठीक है, वो नाकाबिल हो जो स्टिमुलस ना कर सके, तो उसको कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन। अब ये तो मैंने बता दिया, डीपोलराइजेशन मतलब होता है रिवर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये रेफर होते हैं, देखो इट इज रेफर टू द, मैं रीड कर रहा था ना कि आपने देखा कि जो इट रेफर टू द गार्डेड पोटेंशियल स्टेट के जो थ्रेशोल्ड है हमारे पास तकरीबन वो 55 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है, जो चेंज करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बच्चे हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है और इस वजह से वो क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर देता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। और इसके नतीजे के अंदर क्या होता है, जो अल्टरनेशन जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस वजह से जो स्टिमुलस है वो क्या करता है, सोडियम के आयन को ओपन कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन को, और बाय 10 टाइम मोर देन रेस्टिंग स्टेट, तो तकरीबन 10 गुना ज्यादा होता है जिससे रेस्टिंग से, ठीक है। सपोज फॉर दिस, इस वजह से क्या होता है कि जो सोडियम के चैनल होते हैं बच्चे वो खुल जाते हैं, और एक्शन पोटेंशियल हमारे पास बेस होता है ऑल और नॉन पे, ठीक है, ऑल एंड नॉन। इसको समझे। मेथड 2 हैज पॉसिबिलिटी, देखो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ओके, एक्शन पोटेंशियल के दो पास कंडीशन है। एक देखो, अगर हमारे पास स्टिमुलस इज नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, दो तरह की वैल्यू होती है। अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं, ठीक है, बट थ्रेशोल्ड मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जहां पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, ठीक है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस है, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। कि अगर जो हमारे पास स्टिमुलस है, ठीक है, अगर वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है, अक्रॉस द लेंथ ऑफ न्यूरल लिमिट, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। ओके, अगर स्टिमुलस ज्यादा है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, भाई थ्रेशोल्ड जितनी हमें रिक्वायर है अब उससे भी ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चे, जनरेट करेगा नरिम्बल और ट्रेवल करेगा अक्रॉस द न्यूरल लिमिट। ये ऐसे जैसे कि आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर वर्क, तो जब आप फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम किसी मेटल सरफेस से निकाले, ठीक है। अब वहां पे दो तरह की एनर्जी होती है, एक होता है थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बचे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं मेटल से। अगर उससे कम आप एनर्जी सप्लाई करें तो मतलब फ्रीक्वेंसी सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक खास वैल्यू होती है जहां पर हमारे पास जो न्यूरॉन से वो स्टिमुलेट होता है या वो जनरेट करता है, वो कंडक्ट करता है, ठीक है। अगर उसे कम आपने स्टिमुलस दे दिया तो मतलब वो जनरेट या कंडक्ट नहीं करेगा पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ चीजें आपके पास शेयर कर दी बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज जो गेटेड होते हैं सोडियम चैनल के, हम सोडियम चैनल की बात करते हैं। तो ओपन चैनल कैरियर होते हैं जो इन्फ्लेक्स करते हैं सोडियम आयन को, ठीक है, उस वजह से वो क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज मतलब रिवर्स होना चार्ज इसका, ठीक है। चैनल क्या होते हैं वजह क्लोज हो जाते हैं और इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब डीपोलराइजेशन खत्म होती है, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन खत्म हो जाती है, चैनल बंद हो जाते हैं या इनएक्टिवेट हो जाते हैं। आफ्टर सेल के बाद क्या, आफ्टर सेल क्या बचे, स्टिमुलेट कर देता है हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब दोबारा फिर क्या करेगा, सेल बचे रेस्टिंग पोटेंशियल को जनरेट करेगा। और सेल जो है उसके पास कैपेसिटी होती है, वो दोबारा क्या होता है, डीपोलराइजेशन में जा सकता है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है बचे वो शिफ्ट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब जब डीपोलराइजेशन होती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव करते जा जाती है और इस रैपिड चेंज को टेक प्लेस होते हैं एंटीरियर सेल और कुछ टाइम्स के बाद अलोंग द न्यूरोलिमा। जो सेल के जो जबकि सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम के और पोटेशियम जो पंप है वो कंटिन्यू काम करते हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल से, और उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं जब हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल ओपन हो जाती है और इनिशियल जो चेंज होती है बच्चे वो वोल्टेज में, ठीक है। अगर सोडियम आयन देखो सोडियम की जो आयन है वो सेल से बाहर निकाला जाए तो ऐड करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो सेल एंटीरियर और जो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है बच्चे नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक दफा क्या होता है, एंटीरियर ऑफ सेल बिकम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और डीपोलराइज सेल कंप्लीट होता है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको, मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो ये आपके पास है, ये मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरह है, ये बाहर की तरह है। बाहर क्या बचे, सोडियम ज्यादा है अंदर क्या है, पोटेशियम। तो ये सोडियम
सोडियम क्या करेगा भाई, इस गेट के जरिए अंदर आएगा, ठीक है। अब सोडियम जब अंदर आएगा तो क्या अंदर क्या होगी बच्चे, अंदर नेगेटिव, तो अंदर बच्चे ज्यादा आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव, तो इसको होता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब दोबारा क्या होते हैं, ये हमारे पास कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, ये क्या है सोडियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ठीक है। तो आउटसाइड सेल के अंदर क्या होता है, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पोटेशियम से, और नेट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। और बाहर हमें पता है नेट चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, ज्यादा पोटेशियम आयन होते हैं सोडियम से, और लेकिन नेट चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो अंदर क्या हो, सॉरी सोडियम आने लगेंगे, ठीक है। अब सोडियम को जब एनर्जी मिलेगी, ये दोबारा वापस रीपोलराइज करेंगे मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये आयन सोडियम वापस चले जाएंगे। अब रीपोलराइजेशन स्टेट में बता दो कि क्या है, कि वो कंडीशन जहां पर जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस को रीस्टोर किया जाए, मतलब दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन्स को ले आ जाए, उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पर न्यूरॉन को दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में लिया जाए, ले आए, तो उनको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये वो कंडीशन होती है जहां पर किसी भी न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल बैलेंस किया जाए, ठीक है, रिस्टोर किया जाए, इनसाइड या आउटसाइड द न्यूरोनिमा, ठीक है। तो क्योंकि भाई हाई कंसंट्रेशन होती है सोडियम की अंदर की तरह, ठीक है, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, तो पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन स्टेट हमारे पास वो आ जाती है। तो पोटेशियम के जो आयन होते हैं बच्चे, पोटेशियम चैनल के जरिए बाहर निकल जाते हैं, और इसके नतीजे में पोटेशियम के वोल्टेज है वो खुल जाते हैं। तो सोडियम वोल्टेज चैनल है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कोई भी सोडियम नहीं जाता, और जो मेम्ब्रेन होती है इस वजह से वो रीपोलराइज होती है और मेंटेन करते हैं रीस्टोर ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेशियम, ठीक है। देखो बेटा, ये आपके पास मतलब रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपके थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली, ये मैं बता एब्सोल्युट रिफ्रैक्टरी, फिर हमारा एब्सोल्युट रिफ्रैक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। अब देखो ये वोल्टेज सेंसिटिव है, ठीक है, गेट 1 है, और नॉन वोल्टेज सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सोडियम अंदर आएंगे, ठीक है, और पोटेशियम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ये होगा। अब जब सोडियम अंदर आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डीपोलराइज करें, जब क्या हो गए भाई सोडियम अंदर आएंगे तो ये डीपोलराइज करेंगे, और जब पोटेशियम बाहर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रीपोलराइज करते हैं, ठीक है। अगर पोटेशियम ज्यादा हाइपरपोलराइज कब होगा, हाइपरपोलराइज तब होगा जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा हो, कम हो स्टिमुलस है, तो वो हमारे पास होता है हाइपरपोलराइजेशन, और रेस्टिंग कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो जब पोटेशियम चैनल बंद हो जाते तो पोटेशियम के चैनल बंद होते हैं, ठीक है। तो सोडियम जो नंबर ऑफ पोटेशियम आयन होते हैं वो मूव करते हैं एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो रीस्टोर हो जाते हैं अपने इनिशियल पोलराइज पोटेशियम स्टेट के अंदर। और मेम्ब्रेन जो हमारे पास होते हैं वो हाइपर पोलराइज होते हैं, वो कम से कम पोटेशियम कितना होता है, डिफरेंस 19 मिलीवोल्ट होता है। आफ्टर सेल क्या होता है बच्चे, सेल डीपोलराइज हो जाता है और अंडरगोज करता है अपनी फाइनल इंटरनल चेंज के अंदर। फॉलोइंग कुछ डीपोलराइजेशन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन के अंदर है, जो चैनल के अंदर जो ओपन होते हैं, और उसके बाद जो सेल है बच्चे वो अंडरगो करता है डीपोलराइजेशन और क्लोज कर देता है, ठीक है। जब इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज हो जाती है तो विद इन द सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, पोटेशियम के चैनल को ओपन कर देता है, और पोटेशियम जो होते हैं बच्चे वो डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करते हैं, और कंसंट्रेशन नियरली स्टेबलिश करते हैं इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। पोटेशियम मूव करते हैं सेल पोटेशियम से बाहर और डिक्रीज करते हैं रेस्टिंग पोटेशियम को, और एक दफा सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूसली काम करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक पीरियड होता है जिसको मैंने रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये आपके बता दें रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है कि रिफ्रैक्टिव फेज या एक ब्रीफ पीरियड होता है आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स। भाई एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स के जो एक ब्रीफ जो पीरियड होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। सो ड्यूरिंग पीरियड मेम्ब्रेन प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द कंडक्शन है, कि जब मेम्ब्रेन ने एक कंडक्शन कर दिया, ठीक है, एक नर इम्पल्स को कंडक्ट कर दिया, अब वो क्या करे, दोबारा प्रिपेयर करेगी खुद को ताकि दूसरे कंडीशन के लिए, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर किसी भी मेम्ब्रेन जो होती है, अगर उस मेम्ब्रेन ने क्या एक बार भाई स्टिमुलस कंडक्ट कर दिया, अब दोबारा क्या करेगा, दोबारा अपने आप को रीपोलराइज करेगी ताकि वो दोबारा उस कंडीशन में आ जाए, उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, ठीक है। और तकरीबन ये 2 मिली सेकेंड का होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, तकरीबन 2 मिली सेकेंड का होता है। ये एमडी के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव पीरियड कितने सेकेंड का, तो ये याद रखें ये 2 मिली सेकेंड का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जब सोडियम जो एटीपी होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, री स्टेब्लिशमेंट करते हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम को। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होते हैं जो यूज करते हैं एटीपी को रीस्टोर करते हैं बच्चे रेस्टिंग मेमोरी पोटेशियम। मतलब सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं वहां पर क्या होता है, एटीपी को यूज किया जाता है और क्या करते हैं, दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट मतलब रेस्टिंग कंडीशन में ले आया जाता है, ठीक है। क्यों लिया जाता है, ताकि वो दोबारा सेकेंड नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया जाए किसी स्टिमुलस के, ठीक है बेटा, ओके।
ओके, तो इसका ये क्या करेगा, ये काज करेगा बच्चे मूवमेंट ऑफ आयंस को अगेंस्ट द कंसर्शन क्रिएटेड, ठीक है। सो फॉर एवरी दो पोटेशियम आयन दैट मूव इनसाइड द सेल, भाई हर एक टाइम क्या होगा कि दो पोटेशियम को अंदर लिया जाएगा, ठीक है, दो पोटेशियम को अंदर लिया जाएगा और तीन सोडियम को बाहर निकाला जाएगा। याद रखें कि दो पोटेशियम को अंदर लिया जाएगा और तीन सोडियम को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि भाई जो मूवमेंट होती है आयन की वो हमेशा कंसंट्रेशन से के ग्रेडियंट से अगेंस्ट होती है, उस वजह से हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो दो पोटेशियम अंदर आते हैं तो तीन सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन फिर क्या है तो वो प्रोसेस रिपोलराइजेशन में जो ओवर शूट करे, ठीक है, जो क्या करे, ओवर शूट करे बच्चे पोटेशियम को, वो जो पोटेशियम होता है सेल का उसको ओवर शूट करे। पोटेशियम की जो आयन है बच्चे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं आउटसाइड पोटेशियम, मूव टू आउट थ्रू पोटेशियम चैनल, पोटेशियम के चैनल के जरिए। और क्लोराइड जो होते हैं बच्चे वो अंदर की तरह होते हैं, इस वजह से रेस्टिंग पोटेशियम को एक्सीड किया जाता है नी पोटेशियम, ताकि वो नेगेटिव जो रेस्टिंग पोटेशियम -70 मिलीवोल्ट से -50 मिलीवोल्ट तक चले जाए, ठीक है, 70 मिलीवोल्ट पर। रेस्टिंग पोटेशियम जो अल्टीमेटली रीस्टेबलाइज होता है, क्लोजिंग करते हैं जितने भी वोल्टेज गेट है और एक्टिवली करता है सोडियम पोटेशियम आयन पंप को। सो वेलोसिटीज ऑफ नॉन रिपल, भाई नॉन रिपल्स की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ठीक है। सो देखो एक्शन पोटेंशियल बच्चे वो ट्रेवल करता रैपिडली, आपको पता है जो एक्शन पोटेंशियल बचा वो ट्रेवल करता रैपिडली। एनिमल जो होते हैं बच्चे, जो अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके पास हैव रोल टू वे टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व। तो एनिमल के पास दो तरीके होते हैं जो जिस वजह से वो क्या करता है, अपनी नर्व इंपल्स की जो नर्व इंपल्स है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो जो एनिमल है उनके पास दो तरीके जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी नर्व इंपल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका की जो वेलोसिटी है बच्चे कंडक्शन की वो ग्रेटर होती है जब डायमीटर जो एक्सोन का ज्यादा हो। भाई आपको पता है फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि जितना डायमीटर ज्यादा होता है तो उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो कंडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर डायमीटर ज्यादा है एक्सोन का तो इसका मतलब कंडक्शन ज्यादा होगी। और दूसरी चीज अगर एक्सोन वायलेंटेड है तो वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डायमीटर एक्सोन, और इस वजह से वो क्या करते हैं, वेलोसिटी नॉन इंपल्स की इंक्रीज करते हैं। दो कंडीशन है, अगर डायमीटर नॉन का ज्यादा है तो भाई कंडक्शन ज्यादा होगी, और अगर न्यूरॉन माइलेंटेड है तो भी क्या होगी भाई, कंडक्शन ज्यादा। क्यों भाई, न्यूरॉन अगर माइलेंटेड है तो इसका मतलब वो डायमीटर को इंक्रीज करते हैं और इस वजह से जो वेलोसिटी नॉन ज्यादा होती है। और इस वजह से क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या रेजिस्टेंस की, तो बेटा आपने पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है। आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या है, एरिया जितना कम होगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा एक्सोन का तो इसका मतलब डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, एरिया कम होगा। डायमीटर एरिया का तो जितना डायमीटर ज्यादा होगा तो कम क्या होगा बच्चे, रेजिस्टेंस होगी, इस वजह से नर्व इंपल्स जो हमारे पास वो ज्यादा फ्लो होगा। ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है बच्चे वो वेरी करती है, ठीक है, तो तकरीबन 100 मीटर पर सेकेंड में हो सकती है किसी गाइंट एक्सोन के अंदर, ठीक है। गाइंट का मतलब एक बड़े से एक्सोन के अंदर, ठीक है। माइलेंटेड एक्सोन है वो कंडक्ट करते हैं एम्पल्स को ज्यादा रैपिडली जब से अनमाइलेंटेड से। क्यों? क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल होता है माइलेंटेड का वो प्रोड्यूस होता है नोड ऑफ रेनवीर के ऊपर, ठीक है, जिसको न्यूरोफिब्रल नोड भी कहते हैं। नोड ऑफ रेनवीर क्या होता है, ये छोटा सा गेप होता है दो सक्सेसिव शिवान सेल के दरमियान, दो शिवान सेल है उनके दरमियान में ये किस्म का गेप होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है जो हमारे पास जो एक्सोन के बाहर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन वो ओनली नोडिस के ऊपर होता है। और ये जो फ्लो होता है आयन का बच्चे, जो फ्लो ऑफ आयन है बिटवीन द इनसाइड और आउटसाइड जो एक्सोन का बच्चे वो अकर होता है इन दिस रीजन, ठीक है। सो जो एक्शन पोटेंशियल है बच्चे वो प्रोपगेट नहीं करता लेंथ ऑफ एक्सोन के ऊपर, ठीक है, बट ये क्या करता है बच्चे, जंप करता है एक नोड टू नोड, ये क्या करता है, जंप करता है, स्केपिंग करता है इंसुलेटेड रीजन को मेम्ब्रेन बिटवीन द नोड्स। तो वो मैकेनिज्म कहता है साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन जो तकरीबन फास्टर इंपल्स होता है, ट्रांसफर 150 मीटर पर सेकेंड होता है इंसान द्वारा। अब यहाँ पर आप देख लें ये नॉन माइलेंटेड एक्सोन है, मतलब एक ऐसा एक्सोन है जहां पर माइलेंट शीट नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये माइलेंट शीट उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये क्या है, माइलेंटेड है, इसके ऊपर माइलेंट शीट है। तो जो नर्व इंपल्स का जो नर्व कैसे ट्रेवल करे, तो नर्व ऐसे ट्रेवल हो, नर्व जंप नहीं करे, नर्व इस तरह से ट्रेवल करेगा, ठीक है, मतलब नर्व का जो डायरेक्शन हो इस तरह से ट्रेवल हो। जबकि माइलेंटेड यहाँ इसमें क्या हो गया, नर्व जो ट्रांसफर करेगी होते इम्पल्स ट्रैवल करे, जंपिंग करेंगे, मतलब इम्पल्स एक न्यूरॉन से नोड ऑफ रेनवीर से दूसरे नोड ऑफ रेनवीर से, ये क्या ये कहलाती है नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। ये नोड ऑफ रेनवीर होता है, ये शिवान सेल होता है, ठीक है। तो शिवान सेल के दरमियान में जो होता है उसको नोड ऑफ, ये हमारे पास नोड ऑफ रेनवीर कहलाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं माइलेंटेड के अंदर न्यूरॉन्स जो सर इम्पल्स होते हैं वो जंप करते हैं नोड ऑफ रेनवीर के ऊपर, ठीक है, और फिर क्या करते हैं मैसेज को ज्यादा। तो इस वजह से जो मैसेज की कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है और इस
कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, वो तकरीबन 150 मीटर पर सेकेंड कुछ न्यूरॉन्स में होते हैं, ठीक है। तो 150 मीटर पर सेकेंड कुछ न्यूरॉन्स के अंदर पाई जाती है हमारे पास, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं बच्चे साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स किसे कहते हैं? साइनेप्स का कहते हैं जंक्शन को। साइनेप्स किसे कहते हैं बच्चे? जंक्शन को। तो साइनेप्स एक जंक्शन होता है जो कंट्रोल करता है बच्चे कम्युनिकेशन को किसके दरमियान में? न्यूरॉन या किसी और सेल के दरमियान। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन होना चाहिए और एक दूसरा सेल होना चाहिए, उसके दरमियान क्या करता है? ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। साइनेप्स जो हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान में होता है, ठीक है, या वो दो न्यूरॉन सेंसरी रिसेप्टर भी हो सकते हैं, या सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकते हैं, या मोटर और न्यूरॉन्स के दरमियान हो सकता है, या मसल सेल के दरमियान हो सकता है, और ये कंट्रोल करते हैं बिटवीन न्यूरॉन और ग्लियल सेल को, ठीक है। साइनेप्स की स्ट्रक्चर क्या है कि जो न्यूरॉन और वो जो न्यूरॉन जिनकी जो एक्सोन टर्म ट्रांसमिट करते हैं बच्चे एक्शन पोटेंशियल को, ओके, वो न्यूरॉन जो क्या करते हैं उसके जो एक्सोन है वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं प्री साइनेपेटिक न्यूरॉन, प्री साइनेपेटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और वो सेल जो रिसीव करते हैं सिग्नल को वो कहलाते हैं हमारे पास पोस्ट साइनेपेटिक, और इसके दरमियान एक गैप होती है जिसको साइनेपेटिक लेफ्ट कहते हैं दरमियान में, ठीक है। ये मैं आपको जाकर समझा दूं क्या होता है, ठीक है, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। तो ये रही आपके पास बच्चे वो न्यूरॉन जो क्या करेगा आगे जाके मैसेज को ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो इसका पार्ट है जो आगे जाके क्या करेगा मैसेज को देगा, लेट्स ये आपका नर्व इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट कहलाता है प्री साइनेपेटिक, प्री का मतलब बिफोर, साइनेप्स से पहले, ठीक है। और वो पोर्शन ये हमारा सेकेंड पोर्शन है, ठीक है। न्यूरॉन है दो क्या करेगा मैसेज को लेगा, तो ये क्या है? पोस्ट साइनेपेटिक, यहाँ पर देखा पोस्ट साइनेपेटिक, ठीक है, पोस्ट साइनेपेटिक। और इनके दरमियान ये आप देख रहे हो गेप है, इस गेप को क्या कहते हैं? साइनेपेटिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब साइनेपेटिक ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? सो जो मूवमेंट होती है इम्पल्स की बच्चे साइनेप्स के अंदर, उसको हम कहते हैं साइनेपेटिक ट्रांसमिशन, कि जो मूवमेंट होना किसकी? इम्पल्स की, भाई इम्पल्स जो है उनकी मूवमेंट होना किसके दरमियान में? साइनेप्स के अक्रॉस, जो साइनेप्स है उसके अक्रॉस जो इम्पल्स है उसकी मूवमेंट होना उसको साइनेपेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और एनिमल के अंदर दो बेसिक बच्चे साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, केमिकल साइनेप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर दो तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं और दूसरा हमारे पास केमिकल साइनेप्स होता है, ठीक है। सो बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्ट साइटोप्लाज्म कनेक्शन, भाई इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जो फॉर्म होता है बाय गैप जंक्शन बिटवीन प्री साइनेपेटिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेपेटिक न्यूरॉन से, ठीक है। और ये मेक करता है पॉसिबल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, और विदाउट डिले, और याद रखिए इसके अंदर कोई डिले नहीं आता, ठीक है, कोई देर नहीं लगती, और कोई भी सिग्नल है वो लॉस ऑफ सिग्नल नहीं होता इसके अंदर, सिग्नल जो की स्ट्रेंथ है वो लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है बच्चे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो साइनोक्राइनल एक्टिविटी करते हैं न्यूरॉन को, और इस वजह से वो रेस्पॉन्स होता है रैपिड स्टीरियोटिपिकल जो मूवमेंट है, ठीक है। याद रखिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो ज्यादातर कॉमन होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जो जितने भी इनवर्टिब्रेट है आपके, ठीक है, तो उनके अंदर ये ज्यादा होते हैं, और जो नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, और ये कम होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा तो ज्यादातर ओके तो ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर जो मेजॉरिटी जो हमारे पास होते हैं वो केमिकल होते हैं, ठीक है। इसका काम ये अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्सिस को। जो इसकी आपने मिसाल आपके स्ट्रक्चर के अंदर है कि जो एंड होता है प्री साइनेपेटिक एक्सोन का उसको वो स्वेलन होता है, ये देख रहे हैं। तो ये जो एंड है प्री साइनेपेटिक वो क्या है? स्वेल है, स्वेल में सूजा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो स्वेलिन होता है, ठीक है, स्वेलन एंड कंटेन करता है बहुत सारे ऐसे वेजिकल विद ईच पैक विद केमिकल, जिसको मतलब इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे वेजिकल, ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये क्या है? वेजिकल है, ये क्या है बेटा? वेजिकल। और इस वेजिकल के अंदर क्या है? कुछ केमिकल्स हैं, उन केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस हर एक के अंदर क्या होते हैं? वेजिकल होते हैं, और वेजिकल के अंदर क्या होते हैं? केमिकल, और केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है बेटा। तो वेजिकल के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव्स होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कहां पर पहुंच जाता है? एट एंड ऑफ एक्सोन, एक्सोन के एंड के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये स्टिमुलेट करता है, ओपनिंग करता है गेटेड कैल्शियम चैनल को, ठीक है, और काज करता है रैपिड इनवर्ट डिफ्यूजन। कैसे? अब देखो जब क्या होता है कि जब नर्व इम्पल्स बच्चे एंड ऑफ एक्सोन के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये क्या करता है? ये जाता है कैल्शियम के ऊपर। ये क्या करता है बच्चे? ये कैल्शियम के ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये बैठा है कैल्शियम। तो ये क्या करता है? कैल्शियम के गेट को खोलता है। जब कैल्शियम के गेट को खोलेगा तो ये क्या करेगा? कैल्शियम जो बाहर है वो क्या करेगा? अंदर आना शुरू होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कैल्शियम के चैनल खोलेगा, और कैल्शियम जो बाहर है वो क्या करेगा बच्चे? अंदर इस कैल्शियम चैनल के जरिए आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम ट्रिगर करेगा कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट जिसके अंदर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द एक्सोसाइटोसिस। अब इसके जरिए फिर क्या होगा बच्चे, फिर हमारे पास ये जो कैल्शियम है भाई, देखो दो चीज। अब कैल्शियम अंदर क्यों आ रहा है, कैल्शियम का काम क्या बताए, कैल्शियम इस वजह से अंदर आ रहा है, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम एक तो दो आते हैं इसके, कैल्शियम के ऊपर क्या है पैसा +2 जा जाए, तो इसके दो हाथ है। एक हाथ से क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को, जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो मेम्ब्रेन है, सॉरी ये जो न्यूरोलिमा की एक मेम्ब्रेन है, इसको पकड़ेगा, और दूसरे हैंड में क्या करेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको पकड़ेगा। तो ये क्या करेगा, उसकी मेम्ब्रेन ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को फ्यूज कर देगा। कैल्शियम क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को फ्यूज कर देगा एक्सोन जो एक्सोलिमा की मेम्ब्रेन से, ठीक है। फिर क्या होगा, जो न्यूरो ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, इसमें जो साइनेपेटिक वेसिकल है, इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर वो क्या आ जाएंगे, वो चले आएंगे साइनेपेटिक वेसिकल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ही बातें कहता है कि भाई कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम होता है कि जो पोटेशियम है, सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको फ्यूज कर देना किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होना बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या जाएंगे, बाइंड करेंगे रिसेप्टर और अल्टर करेंगे मेम्ब्रेन पोटेशियम के पोस्ट साइनेपेटिक। फिर ये जो हमारे पास बचे न्यूरोट्रांसमीटर, ये अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे बच्चे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे यहाँ पर एक किस्म की प्रोटीन मतलब रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे, ठीक है। जब ये रिसेप्टर के ऊपर जाके लगेंगे तो ये क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को दोबारा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते रिसेप्टर से और दोबारा पोस्ट साइनेपेटिक रिसेप्टर जो होते हैं वहां पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रिसेप्टर के ऊपर, के आयंस और चैनल के ऊपर, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा ट्रांसमीटर। तो बाइंडिंग टू द पोस्ट साइनेपेटिक मेम्ब्रेन, तो ये तो हमारे या तो वो एक्साइट कर सकता है मेम्ब्रेन को, या ब्रिंग टू करता है क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, या तो उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू के कम ले आ सकता है, ठीक है, या इनहिबिट करता है पोस्ट साइनेपेटिक सेल को बाद हाइपर पोलराइजिंग इस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो देखो, या तो देखो आप डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है ये कौन सा है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर इस पोस्ट साइनेपेटिक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के ऊपर लगेगा तो ये ऐसा है, तो ये क्या करेगा, इनहिबिट भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है भैया। हाइपरपोलराइज मेम्ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादातर हमारा रैपिडली रिमूव होते हैं फ्रॉम साइनेपेटिक क्लेव से और अलाउ करते हैं नए सिग्नल को ट्रांसमिट करना। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म होते हैं, इसके अंदर एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, ठीक है, एंड साइनेपेटिक सेल री अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द न्यूरॉन बाय द ग्लियल सेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, तो लेट्स सपोज ये आपके पास नर्व इंपल्स है, कहां पर है, एंड ऑफ एक्सोन के ऊपर, ठीक है। तो जब ये एंड ऑफ एक्सोन के ऊपर आता है तो ये क्या होता है, कैल्शियम की गेट खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर आना आता है। जब कैल्शियम अंदर आता है तो ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, कैल्शियम का काम क्या होता है कि वेसिकल को पकड़ता है और दूसरा मेम्ब्रेन को पकड़ता है। दोनों को पकड़ने के बाद ये क्या होता है, वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको फ्यूज कर देता है मेम्ब्रेन से, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो काम चले जाता है, ये पोस्ट साइनेपेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस वहां पर चले जाता, सॉरी रिसेप्टर वहां पर बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। आगे जाके मैसेज क्या ये इनहिबिट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, एक्साइटेटरी होगी या एक्साइटेटरी, वो डिपेंड करेगा केस से, ठीक है। तो इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्साइटेटरी मतलब जब ये पोस्ट साइनेपेटिक मेम्ब्रेन को बजाएंगे तो उसको एक्साइट कर देंगे, या तो ये इनहिबिटरी है या उसको रोक देंगे, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है कि जब एक्साइटेटरी साइनेप्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जब कंट्रोल होता है टाइप ऑफ गेटेड चैनल जो अलाउ करते हैं सोडियम को दाखिल होना और पोटेशियम को लीव करना, इसको डीपोलराइज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल चेंज आए, ठीक है, जिसमें बाइंडिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर का वो एक्साइटेटरी हो, पोस्ट साइनेपेटिक पोस्ट या कहा जाता है पोस्ट साइनेपेटिक पोटेशियम के ऊपर, और काज करें चेंज को, उसको कहते हैं एक्साइटेटरी। जैसे कि हमारे इसमें मिसाल एसिटाइलिन हमारा ज्यादातर कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी भी है और इंडिपेंडेंट इनहिबिटरी, याद रखिए ये दोनों है, एसिटाइलिन हमारा दोनों ही है बेटा, ये एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। तो एसिटाइलिन कोलिन हमारा दोनों ही है, इनहिबिटरी भी है और एक्साइटेटरी भी है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेंगे बच्चे, ये डिपेंड करेंगे कि किस तरह का हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये दोनों ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि एसिटाइलिन कोलिन दोनों ही है, एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है। ये डिपेंड करेंगे कि किस रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड हो रहा है। तो बायोजेनिक अमाइंस हैं, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बेसिकली काम पर ड्राइव होते हैं अमाइनो एसिड से, ज्यादातर कॉमनली जिनका काम क्या होता है ट्रांसमिट करना सीएनएस से,
तो इसके अंदर आपके पास एपिनेफ्रिन जिसको आप एड्रेनलिन कहते हैं, और नोर एपिनेफ्रिन जिसको नोर एड्रेनलिन कह रहे होते हैं, जो बेसिकली क्या कहते हैं, जिनका काम होता है एक हार्मोन की तौर, और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं कंपाउंड। उन कंपाउंड का नाम है डोपामीन। ठीक है, डोपामीन तब रिलीज होता है जब आप खुश होते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है, अगर किसी बंदे को खुश करना है तो वो हम क्या कहते हैं, खुशी हैप्पीनेस करने के लिए हम क्या होते हैं, डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन वो नोरएपिनेफ्रिन होता है जो काम करता है ऑटोइम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है, और सेरोटोनिन का काम आगे जाकर बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डोपामिन एंड सेरोटोनिन ये क्या कहते हैं, सेरोटोनिन का काम क्या होता है, स्लीप के अंदर, मोड अटेंशन के अंदर, लर्निंग इम्बैलेंस के अंदर। ठीक है, और एसोसिएटेड एक डिजीज होती है जिसको होता है पार्किंसन डिजीज। बेटा पार्किंसन डिजीज क्यों होती है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ डोपामिन। भाई जब कम लेवल होती है डोपामिन की, इस वजह से डिजीज होती है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज। ये आगे जाके बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया इज अ डिजीज लो लेवल हाई लेवल ऑफ डोपामिन। जब डोपामिन की कम लेवल होती है तो हमारे पास होते पार्किंसन डिजीज, और जब हाई लेवल होती है तो सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये एक्साइटेटरी हमारे साइनेप्सिस है। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन है, सोडियम तो आप देख रहे हैं ये इसका जो डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, अब ये इनहिबिटरी जैसे गाबा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको वोल्टेज को कम कर देगा। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल से बहुत सारे मेम्ब्रेन के ऊपर, ये हाइपरपोलराइज कर देते हैं, मेम्ब्रेन को ओपन करते हैं आयन के चैनल, और मेम्ब्रेन को ज्यादा परमिएबल बना देते हैं आइदर पोटेशियम की तरह, और ये रश करते हैं क्लोराइड आयन को अंदर की तरह, क्योंकि जो लार्ज कंसंट्रेशन होती है बच्चे दोनों आयंस के अंदर, और मेम्ब्रेन पोटेशियम, और इवन जो ज्यादा नेगेटिव होते हैं देन रेस्टिंग पोटेशियम से, इस वजह से वो ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है एक्शन पोटेशियम से टू जनरेट होना। तो वोल्टेज चेंज होते हैं एसोसिएट विद केमिकल सिग्नलिंग, जिसमें इनहिबिटरी रसायन से हमारे पास इनहिबिटरी पोस्ट साइनेपेटिक पोटेशियम जिसको हम आईपीएसपी कहते हैं। अब ये जो केमिकल बच्चे वो काज करते हैं वोल्टेज चार्ज चेंज को, जिसको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गाबा। गाबा क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ग्लिसरीन एक किस्म का अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट ये भी अमाइनो एसिड है। एस्पार्टेट ये भी अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ग्लिसरीन है, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, और कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।